मॉर्निंग स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम सृजनात्मक क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने आपको सृजनात्मकता की कहाँ से जो उद्भव इसका हुआ है, अंग्रेजी के क्रिएटिविटी जो शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण है क्या, सृजनात्मकता, जिसका विधायकता, उत्पादकता और खोज, इन तीनों में ही इसके बारे में सम्मिलित किया जाए। जैसे नवीन प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होना, नए नए टेक्निकों के माध्यम से बालक को और अधिक मॉडिफाई करके समझाना, बालक का स्तर उच्च होना, हमेशा जागरूक, रुचि, अभियोक्ता, इन सारी चीज़ों को सृजनात्मकता क्रिया होती क्या है? सृजना व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला स्वतंत्र चिंतन, जिसमें सृजनशीलता मानी जानी जाती है। स्वतंत्र चिंतन, व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला स्वतंत्र चिंतन सृजनात्मकता कहलाती है। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, केवल स्वतंत्र रूप से चिंतन करना, स्वयं ही उस कार्य को करना सृजनशीलता के अंतर्गत आता है। बालकों में सृजनात्मक क्रिया को होना अपने विशेष रूप में माना जाता है। सृजनशील जो बालक होते हैं वो विशेष क्रिएटिविटी वाले बालक होते हैं। आपने देखा होगा ना, अंतर्मुखी, प्रतिभाशाली, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो अंतर्मुखी बालक होते हैं, क्या होते हैं? जैसे दार्शनिक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, स्वयं अपने आप तक ही सीमित रहते हैं। जैसे बहिर्मुखी, जैसे राजनेता वगैरह हुए, अभिनेता वगैरह हुए। तो इस चिंतन करना, इनमें भी एक क्रिएटिविटी होती है और जो विशेष रूप से पाई जाती है। इसके आलंबन पर ही व्यक्ति अपनी सृजन के आधार पर की जाने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को समाज के समक्ष उपस्थित कर सकता है। अतः सृजनात्मक क्रियाओं में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है। सृजनात्मक जो क्रिया है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्या है, तथ्य, उनके ऊपर बहुत ही ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला जो तथ्य है वो है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सृजनात्मक अभिव्यक्ति सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत बालक की कल्पना तभी साकार होती है जबकि उसे सृजनात्मक रूप से अभिव्यक्त किया जाए। बालकों में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, उनमें सृजनात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। बालकों में कल्पना शक्ति के द्वारा वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुसार बालक की सृजनात्मक अभिव्यक्ति, अब अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है? जैसे संवेगों के माध्यम से भी अभिव्यक्ति होती है। बालक जब उत्पन्न होता है तो उसमें बहुत सारे संवेगों का ज्ञान होता है ना। जैसे संवेगों की अभिव्यक्ति, बालक जब पैदा होता है संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगों की अभिव्यक्ति, बालक जब पैदा होता है तो उसमें भय, क्रोध, बालक हंसता है, रोता है, सारे काम करता है। तो ये संवेग ही तो हुए। संवेग क्या होते हैं? जन्मजात संवेग हुए। बालक कहता है ना, सोता सोता एकदम अचानक तेज होने लग जाता है। अपन के जो पूर्वज कहते हैं वो कहते हैं, अरे भय माता आई और आकर उसको रुला गई, या भय माता आई और आकर उसको हंसा गई। तो ये संवेग बालक के जन्मजात होते हैं, ये उसकी अभिव्यक्ति है, बालक की अभिव्यक्ति करना। तो सृजनात्मकता के अंतर्गत संवेगों की, बालक बड़ा भी होगा तो बालक क्रोध भी करेगा, प्रसन्न भी होगा, हंसेगा भी, बालक घृणा भी करेगा, ईर्ष्या भी करेगा। ये सारे क्या होते हैं? संवेग, जिसकी बालक अभिव्यक्ति करता है। दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें वो है ज्ञान एवं अनुभव के पुनर्गठन की, ज्ञान एवं अनुभवों की पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ती है। किस प्रकार से? ज्ञान और अनुभवों के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ना। जैसे
चित्रकला के अंतर्गत, अभिनय के अंतर्गत, और भी विद्वान है उनके अंतर्गत ज्ञान होगा और अनुभव होगा, तभी तो उसके पुनर्गठन है, अनुभव के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ना। चित्रकला, पेंटिंग, हस्तकला और कला, इसमें जैसे आती है चित्रकला, चित्रकला, हस्तकला, पेंटिंग और कला। इन चार जो पॉइंट है, चार जो चीजें, जैसे चित्रकला, चित्रकला हर कोई नहीं बना सकता। बालक को जब ज्ञान हुआ तभी तो, और फिर अनुभव भी कुछ सिखाते हैं। बालक की चित्र शैली, जैसे बूढ़ी की जो चित्र शैली है वो उनको क्या हुआ, वो ज्ञान हुआ था उनको, उन्होंने देखा था मनोरम परिदृश्य, तो उस परिदृश्य में क्या किया था उन्होंने, पशु पक्षियों की बनाई थी, राजा महाराजाओं की बनाई थी, जो घुड़दौड़ थी उनकी बनाई थी। तो चित्रकला, हस्तकला में बहुत सारी पेंटिंग हाथ से निर्मित, जैसे कठपुतली वगैरह होती है, जो हमारे पोएट आते हैं वो भी होते हैं। तो हस्तकला, ऐसे ही पेंटिंग हर कोई, तो ये ज्ञान एवं अनुभव की इसमें आवश्यकता पड़ती है। कला हर कोई किसी से भी बालक से कह दो या किसी बड़े से भी कह दो कि आपका काम है कि आप स्टेज पे बैठ कर जो ये सारी पब्लिक बैठी है उसको हंसाना, तो नहीं हंसा सकते। क्यों? ये भी एक कला होती है, हंसाना भी बहुत बड़ी कला होती है। इस भागम भग की जिंदगी में इंसान जो हंसा जाए वो सबसे अच्छा अभिनय का रोल करता है। तो कला भी, ये भी उसका एक अनुभव होता है, और ये भी उसकी ज्ञान एवं पुनर्गठन की इसमें आवश्यकता होती है। हस्तकला के द्वारा बालक को सृजनशीलता के अवसर दिए जाते हैं, नई चीज़ों को बनाना। बड़े बालकों को लिखने की अभिव्यक्ति के अवसर देकर सृजनशीलता गत्यात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा दी जाती है। कलात्मक वस्तुओं का सृजन तथा उनकी प्रशंसा से भी सृजनात्मकता का विकास होता है। बड़े बालकों के लिए लिखने के लिए जो भी कोई प्रतियोगिता वगैरह, निबंध प्रतियोगिता, उसमें बालक को लेखन शैली का, तो उसमें उसके सृजनात्मकता का विकास होता है। उसी प्रकार से जो छोटे बालक हो, जो कला के हुए कलाकार हैं, उनको उनके मोटिवेशन करके, उनकी प्रशंसा करके हम बालक को सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। तो पहला जो इसका तथ्य था वो है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति में संवेगों की अभिव्यक्ति और ज्ञान एवं अनुभवों के पुनर्गठन की आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान और बिना अनुभव के बालक सृजनशील नहीं हो सकता। अगला जो पॉइंट है, मन तरंग की भूमिका। मन तरंग की भूमिका। मन तरंग की भूमिका, मन तरंग भी विश्वास की भूमिका जैसी क्रिया है। मन तरंग भी विश्वास जैसी क्रिया है। कैसी? मन तरंग क्रिया है। जैसे कोई नर्सरी कक्षा का बालक है, छोटा बालक है, कक्षाओं में याद की गई कहानियां एवं गीत कालांतर में बालक की कल्पना की वस्तु बन जाते हैं, संवेगों का विकास होता है। जैसे छोटा बालक है, आपने उसको कविता सुनाई, कोई कहानी सुनाई, बाल गीत सुनाए, वो बालक जब बड़ा होगा तो वो उसकी जो बालक होते हैं, शैशवावस्था के बालक हैं, जो बाल्यावस्था के बालक जाएंगे, तो वो उनकी कल्पना शक्ति की वस्तु बन जाएगी कि हाँ, परियां वहाँ से आती हैं, राजा रानी होते हैं, बाल गीत जैसे मनोरम दृश्य, राजा आया, रानी आई, परियों की जो कहानी दादी माँ सुनाती है, वो सारी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बताते हैं ना, वो चिड़ियों की कहानी, तो वो उनकी कल्पना की वस्तु हो जाती है, जिससे बालक में सृजनशीलता का भाव विकास होता है। तो ये भी एक विश्वास की ही क्रिया है। मन तरंग, मन के भावों से उत्पन्न संवेगों का उत्पन्न होना सृजनशीलता के अंतर्गत आता है। पढ़े जाने वाले साहित्य का प्रभाव उन पर पड़ता है, वे साधारणीकरण की प्रक्रिया में प्रभावित होते हैं। जो साहित्य वो पढ़ते हैं वो उनकी क्रिया का उनके ऊपर प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है विश्वास की भूमिका। विश्वास की भूमिका। विश्वास की भूमिका।
बालक का जीवन ऐसी कठिन घटनाओं से परिपूर्ण रहता है कि मानसिक जीवन में उसे विश्वास की भूमिका अनिवार्य रूप से निभानी पड़ती है। वह यथार्थ से मुक्त होकर खेलता है, वह अनेक परिस्थितियों का सृजन एवं पुनर्सृजन करता है। ऐसे बालक घर में अनेक प्रकार के अभिनय करते हैं। जैसे बालक जीवन की ऐसी घटनाओं से परिपूर्ण होता है जो उसके मानसिक विकास का परिपूर्ण होता है, सृजनशील करता है। जैसे भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, वो क्या करते हैं, बहन बन जाती है कि चलो बच्चों आप पढ़ो मैं टीचर हूँ, तो भाई तो बन जाता है छात्र, बहन बन जाती है टीचर। जो टीचर एज इट इज जैसे पढ़ाती है, जैसे बच्चों को समझाती है डंडा लेके ऐनक लगा के, वो उसी के अनुसार उसका फॉलो करती है। तो ये एक क्या हुई, विश्वास की भूमिका कि टीचर ऐसे ही है, टीचर ऐसे पढ़ाती है, हमें ऐसे। जैसे बच्चे करते हैं ना, पापा के ऐनक अर्थात चश्मा लगा के कहते हैं हटो बच्चों, पापा का रोल निभाते हैं और गुस्से में आते हैं या पापा की भैंसे बालक रहे, तो ये होती है विश्वास की भूमिका। तो ये भी तो बालकों किसके, बालक की ये जो भूमिका निभाते हैं, बालक किसके लिए करते हैं, सृजनशील बालक होंगे वही तो करेंगे। हर बालक के बस की बात थोड़ी है कि हर बालक ये सारी कार्य क्रिया शैली कर सके। जो क्रिएटिव बालक होते हैं, जो सृजनशील बालक होते हैं, जो उनका अनुकरण करते हैं, उनके अंतर्गत ये विश्वास होता है कि हम भी इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं, वो क्रिएटिव बालक होते हैं। अब इसके बाद सृजनात्मकता के परीक्षण के बारे में बात करते हैं। सृजनात्मकता के कुछ परीक्षण हैं। गिलफोर्ड ने भी सृजनात्मकता के परीक्षण बतलाए गए थे और टॉरेंस ने भी सृजनात्मकता के परीक्षण बतलाए। टॉरेंस ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया, उन्होंने निरंतरता। गिलफोर्ड इन्होंने भी सृजनात्मकता के क्या किए, परीक्षण किए हैं, अनेक परीक्षण किए। इसी के अनुसरण को टॉरेंस ने 4 शब्द लिए, लोचनीयता, उन्होंने लिए लोचनीयता, निरंतरता, मौलिकता एवं विस्तार। निरंतरता, मौलिकता एवं विस्तार, अपने परीक्षणों में इन चीजों को उन्होंने लिया है। निरंतरता का भी लिया है, मौलिकता का भी लिया है, विस्तार और लोचनीयता का समावेश किया है। टॉरेंस ने 4 परीक्षण, टोटल अपने 4 परीक्षण बतलाए थे। कितने परीक्षण दिए सृजनात्मकता के, 4 परीक्षण बतलाए। किसने, टॉरेंस ने। 2 लिखित और 2 मौखिक। 2 तो हो गए इनके लिखित परीक्षण और 2 हो गए इनके मौखिक परीक्षण। मौखिक परीक्षण, लिखित में जैसे इसका, मौखिक में इनका, जैसे लिखित परीक्षण में आ जाएगा इनका 2 लिखित 2 मौखिक परीक्षण। मौखिक जो परीक्षण है उसमें है पहला इसका चित्रपूर्ति परीक्षण। बालकों के अंतर्गत पहला जो परीक्षण इन्होंने बतलाया है वो है चित्रपूर्ति परीक्षण। कितने परीक्षण दिए इन्होंने, 4, 2 लिखित और 2 मौखिक। पहला जो परीक्षण है उनका चित्रपूर्ति परीक्षण। चित्रपूर्ति परीक्षण, ये कैसा परीक्षण है, ये मौखिक परीक्षण है। ये मौखिक परीक्षण है। कैसा परीक्षण है, मौखिक परीक्षण है। इस परीक्षण में अपूर्ण चित्र रखते हैं, इसको दिखाकर दूसरे सिरे पर दिए गए चित्र से मिलाकर नवीन चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। इसमें एक अपूर्ण चित्र रखा जाता है। क्या चित्र रखा जाता है, अपूर्ण, या फिर बाउंड्री लाइन खींच के और अपूर्ण रखा जाता है और कहा जाता है कि आपको इस सिरे से लेकर उस सिरे तक आपको एक चित्र खाका बनाना है। तो इन चित्रों के माध्यम से आपको दूसरा इसका नवीन चित्र बनाना है। जैसे हमने आपको ये डायग्राम बना के आपको अपूर्ण ये चित्र बना दिया, अब इसमें क्या जो अधूरा है आप इनको लेकर के सहायता ले सकते हो, फिर आपको इसी के अनुसार एक नवीन चित्र बनाना इस चित्रपूर्ति परीक्षण के अंतर्गत
बतलाया है और उसी के अनुसार फिर बालक को नमनीयता, निरंतरता, लोचनीयता के सिद्धांत पर बालक को क्या देने पड़ते हैं, अंकों का निर्धारण किया जाता है। इसके आधार पर बालक को कहानी का भी निर्माण करना पड़ता है और कहानी के लिए जो शीर्षक है उस शीर्षक का, जैसे आपने चित्र बनाया है, चित्र में जैसे कोई सोचनीय बिंदु है, कोई औरत है, समुद्र का किनारा है, आपने ये लगाया तो वो क्या सोच रही है या फिर इसके दिमाग में क्या है, तो इसका उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। या फिर किसी जानवरों पर है, पशु पक्षियों पर जो चित्र है, तो पशु पक्षियों का जो चित्र है उस चित्र में दिखाए गए पशु पक्षियों को आप उसका निहितार्थ क्या बतलाओगे, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों के ऊपर उसका शीर्षक क्या निकल सकता है। तो इसी के अनुसार बालकों को फिर अंकों का निर्धारण किया जाता है। इसमें फिर लोचनीयता के सिद्धांत भी रखना पड़ता है, निरंतरता की मौलिकता लिए हुए भी और विस्तार पूर्वक बालों का अंकों का निर्धारण करना। अब इसके अंतर्गत इसमें जैसे टीन के डिब्बों के उपयोग, जैसे चित्र पूर्ति में हम ले लेंगे, आपने खाली चित्र दे दिया, अब इसमें भी नंबर 1 दे दीजिए। जैसे टीन के डिब्बों का उपयोग, पहला जो इसमें खाली, अब ये खाली डिब्बे होते हैं, अब खाली डिब्बों के अंतर्गत इसमें क्या किया जाता है, नूतन प्रयोग बतलाने के लिए कहा जाता है। यह परीक्षण गिलफोर्ड के ब्रिक्स टेस्ट जैसा है। ये जो टॉरेंस का जो परीक्षण है, ये गिलफोर्ड के ब्रिक्स टेस्ट जैसा है। कैसा है? ब्रिक्स टेस्ट जैसा, ब्रिक्स टेस्ट जैसा क्या बतलाया इसमें, खाली डिब्बे दे दिए जाएंगे। अब खाली डिब्बों के आप नूतन प्रयोग किस प्रकार से बनाओगे, नई चीजें किस प्रकार से इसमें मॉडिफाई करेंगे। अब जो गिलफोर्ड के जो ब्रिक्स टेस्ट परीक्षण है उसमें डिब्बों की संख्या क्या थी, प्रतिबंधित थी। जैसे 10 थी, 15 थी, 20 थी, उसमें डिब्बों की संख्या आपको प्रतिबंधित थी कि आपको इतने ही डिब्बे लेने हैं। पर चित्रपूर्ति परीक्षण के अंतर्गत आपको जो टिन के डिब्बे लेने हैं उसमें कोई डिब्बों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। आप 6 भी ले सकते हो, आप 10 भी ले सकते हो, आप 15 भी ले सकते हो। ये केवल आपके लिए प्रतिबंधितता का कोई काम नहीं है और इसी के अनुसार आपको अंकों का निर्धारण किया जाता है। अगला जो इसका परीक्षण इन्होंने बताया, इसी में प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क। कुत्ते के खिलौना का चित्र बालक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। इसमें उसको चालाकी से कुत्ते बदलने की घटना तथा उपायों को लिखने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण में निरंतरता, लोच, मौलिकता एवं विस्तार के संदर्भ में नूतन विचारों को अंक दिए जाते हैं। कुत्तों के खिलौने के चित्र को बालक के सम्मुख रखना। कुत्ते का चित्र ले लो, उस चित्र को कितनी ही सावधानी से या कितनी चालाकी से आप चेंज करके दूसरा चित्र उसको लगा देते हो, तो बालक उसके अंतर्गत जो जो चीज़ें देखता है उसको किस प्रकार से मॉडिफाई, या वो दौड़ता है या खाने के लिए आ रहा है या फिर वो भोजन कर रहा है या बैठा है, उसके बारे में लिखना। आपको सावधानी पूर्वक जो पहले चित्र दिखाया गया उस चित्र को चेंज करते हुए दूसरे चित्र को बारे में आपको बतलाना। तो उसी के अनुसार आपको मौलिकता का, निरंतरता का, लोचनीयता के अनुसार आपको अंक का निर्धारण किया जाता है। टीन के डिब्बे और प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टॉक्स के अंतर्गत अगला जो इसमें पॉइंट है वो है व्रत परीक्षण। नंबर 3, व्रत परीक्षण।
पहले परीक्षण की भांति दूसरा परीक्षण है। इसमें चित्र को वृत्त के अंदर चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। इसमें छात्र को वृत्त के अंदर चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। चित्र के लिए छात्र वृत्त के अंदर की जगह को इस्तेमाल करता है। वह मनचाहे चित्र बनाता है। वृत्त बना दिया, अब वृत्त के अंदर जो खाली जगह है उसको चित्र पूर्ति या खाली स्थान की जगह बालक को नवीनता लेते हुए नए चित्र का निर्माण करना। खाली जगह में छात्रों का उपयोग किस प्रकार से करता है, उस वृत्त के अंदर भी वृत्त किस प्रकार से बनाता है, उसका परीक्षण किया जाना वृत्त परीक्षण के अंतर्गत। इसका भी अंकों का निर्धारण बालकों को मौलिकता लिए निरंतरता और लोचनीयता के सिद्धांत पर दिया जाता है। अब इसके बाद इसमें सृजनात्मकता का विकास, अगला जो इसमें है, पहले क्रिया हो गई फिर परीक्षण हो गए, अब आ जाएगा इसमें सृजनात्मकता का विकास। इसके निम्नलिखित कुछ पॉइंट बतलाए गए हैं कि किस प्रकार से सृजनात्मकता का विकास निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। सृजनात्मक शिक्षण के लिए सृजनात्मक शिक्षण के लिए शिक्षण के लिए समस्या समाधान के संदर्भ में समस्या समाधान के संदर्भ में समस्या समाधान के संदर्भ में तथ्यों का अधिगम कराया जाए। तथ्यों का अधिगम कराया जाए। क्या बतलाया तरीका? सृजनात्मक शिक्षण के लिए समस्या समाधान के संदर्भ में तथ्यों का अधिगम कराया जाए। इनमें क्या किया, क्या नहीं किया जाए आदि प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। सृजनात्मक शिक्षण के लिए समस्या मूल पॉइंट है इसमें, समस्या समाधान के संदर्भ में तथ्यों का अधिगम, जो मूल तथ्य है, मूल बात है, उनका अधिगम कराना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना है, क्या सही है और क्या गलत है, उन चीज़ों को समझाना, गलत चीज़ों को हटाना और अधिगम के अंतर्गत हमें क्या सही है उसका अधिगम कराना। इस प्रकार से सृजनात्मकता का अधिगम कराना चाहिए, जो बालक क्रिएटिविटी हो सके, बालक उसके अंतर्गत रुचि उत्पन्न कर सके। अगला जो पॉइंट है इसमें जो कुछ भी बतलाया उसमें समस्या के स्तरों को पहचानने का शिक्षण, समस्या के स्तरों को पहचानने, समस्या के स्तरों को पहचानने का शिक्षण अवश्य हो। समस्या के स्तरों को पहचानने का शिक्षण अवश्य होना चाहिए। बालक को समझना भी तो चाहिए क्या समस्या है, बालक समझे भी तो सही कौन सी समस्या है, बालक के स्तर के अनुसार समस्या रखनी चाहिए, जिससे बालक को पता चले। ये नहीं बालक से अवस्था का और उसको समस्या क्रिएट की दी किशोर अवस्था के बालक की, तो बालक के ऊपर उठ जाएगा, बालक कुछ समझेगा ही नहीं उसमें। तो समस्या बालक के स्तर को पहचानने के स्तर तक की होनी चाहिए। यह बालक इसमें अवश्य जान ले कि समस्या किस स्तर की है, क्या वो अपने स्तर से इस समस्या को सॉल्व कर सकता है। उसके वर्ग के अनुसार, आयु के अनुसार, शैक्षिक भिन्नता के अनुसार बालक को समस्या सॉल्व करवाना।
अगला जो पॉइंट है वो है बालकों में सही मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति विकसित होनी चाहिए। बालकों में सही मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति बालकों में सही मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति विकसित होनी चाहिए। विकसित होनी चाहिए जिससे बालक अधिक सृजनशील हो। सही मूल्यांकन कर सके बालक, जिससे वह सृजन शक्ति को और अधिक विकसित कर सके। अपनी सृजनात्मकता की जो शक्ति है उसको और अधिक विकसित कर सके। बालक मूल्यांकन करे, क्या गलत है क्या सही है, इसको बालक के अंतर्गत विकसित करना। अगला जो तरीका है वह है सृजनात्मकता के शिक्षण के लिए मौलिकता की उद्भावना विकसित करने के लिए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। मौलिकता की शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता। सृजनात्मकता की शिक्षा के लिए मौलिकता की शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होनी चाहिए। उसकी उद्भावना विकसित करनी चाहिए। सृजन और मौलिकता से अभिप्राय ज्ञान के तथ्यों को नवीन रूप में ढालना। सृजन और मौलिकता से अभिप्राय ज्ञान के नवीन तथ्यों की ओर ढालना। तो ये कुछ तरीके थी सृजनात्मक विकास के कुछ तरीके। नंबर 1, सृजनात्मक शिक्षण के लिए समस्या समाधान के संदर्भों अधिगम कराया जाए। क्या समस्या है, क्या वो समस्या सही है, क्या है और क्या नहीं। सही है तो उसका किस प्रकार से अधिगम कराए, अगर गलत है तो उस समस्या को हटाया जाए। ये नहीं, जो वाजिब है उसी के अंतर्गत उसमें कार्य करना। दूसरा है समस्या के स्तर को पहचानने का शिक्षण बालक को अवश्य देना चाहिए। बालक किस स्तर की समस्या है, बालक उसको सॉल्व कर सकता है। अगला पॉइंट है इसमें बालकों में सही मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति विकसित होनी चाहिए। बालक सही और गलत का निर्णय स्वयं ले, उसमें सृजनात्मक शक्ति का विकास हो। अगला है इसमें मौलिकता की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सृजनात्मकता में मौलिकता की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे सृजनशील और मौलिकता में नवीन ज्ञान अर्थात ज्ञान के नवीन तथ्यों का विकास हो सके, यानी नवीन चीज़ों में बालक ढल सके, नए नए कार्य को बालक कर सके। तो आज हमने आपको सृजनात्मक क्रिया को बतलाया, उसके बाद में सृजनात्मक क्रिया के परीक्षण और उसके बाद में सृजनात्मकता का विकास, इन सब के बारे में अध्ययन कराया। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।